हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 9 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम इसके पहले अपना पहला अध्याय पूरा कर चुके हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यह हमारा दूसरा अध्याय है। और हमने पहला अध्याय पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ। तो जो भी पदार्थ हम देखते हैं अपने चारों ओर के परिवेश में, क्या वो पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं या किस श्रेणी के हैं, यह हमें इस अध्याय में समझना है। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ कि हम जब बाज़ार जाते हैं तो तमाम सामान देखते हैं, अपने परिवेश में भी देखते हैं। दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, जल, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इनमें से तमाम चीज़ों पे शुद्ध लिखा हुआ भी रहता है। तो इस शुद्ध लिखने का क्या अर्थ होता है? पदार्थ में कोई मिलावट नहीं है, या वह वस्तुएं जो कि विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी हुई हैं। तो मार्केट में जो हम चीज़ें देखते हैं शुद्ध या शुद्ध, या हमारा जो कॉन्सेप्ट है शुद्ध अशुद्ध का, चीज़ें साफ स्वच्छ हों तो हम उन्हें शुद्ध मान लेते हैं, साफ स्वच्छ नहीं है तो उन्हें हम अशुद्ध बता देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक भाषा में शुद्ध का अर्थ होता है कि सभी वस्तुएं ऐसे पदार्थ से मिलके बनी हो जिसमें कोई मिलावट न हो, या कह सकते हैं कि विज्ञान की भाषा में यह कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से एक समान कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अगर कोई भी पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर नहीं बना हुआ है तो वह शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। एक सीधी सी और सरल सी भाषा में हमें से यह बात समझनी है। जो पदार्थ शुद्ध नहीं है वह पदार्थ मिश्रण होता है, या तो शुद्ध पदार्थ होगा या तो मिश्रित पदार्थ होगा। जो मिश्रित पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, या कह सकते हैं आप कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से जो पदार्थ बनता है वह मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण से भौतिक विधि द्वारा इसके रासायनिक जो अवयव हैं, जिन जिन पदार्थों से कोई भी मिश्रण मिलके बनता है, उन्हें भौतिक विधियों द्वारा हम आसानी से पृथक कर सकते हैं। जो भी पदार्थ हैं शुद्ध पदार्थ के, उनका सिर्फ एक ही मूल अभिलाक्षणिक गुण होता है कि वह सभी पदार्थ एक ही तरह के रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। उसी तरह मिश्रण का जो मूल अभिलाक्षणिक गुण है कणों का, वह यह है कि यह भिन्न भिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण दो तरह का हो सकता है। एक ऐसा मिश्रण जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण जिसकी बनावट में जो पदार्थ मिले हुए होते हैं उन्हें भौतिक विधियों से हम अलग अलग देख नहीं पाते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जिनकी बनावट एक समान होती है तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी का शरबत आप जब बनाते हैं तो हमें चीनी और पानी के कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। चीनी का शरबत हो, नींबू और पानी का शरबत हो, या चीनी और नमक का शरबत हो, विलयन हो, तो वह जो है उसमें दोनों जो घटक होते हैं जिनसे मिलकर वह मिश्रण बनता है, वह दोनों घटक अलग अलग हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल। अगर
दोनों मिश्रण अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे पानी में आप बालू डाल देते हैं, लकड़ी डाल देते हैं, लोहे का चूरन डाल देते हैं, लोहे की छीलन डाल देते हैं, बुरादा डाल देते हैं। यह सारी चीज़ें हम आसानी से दोनों मिश्रणों को अलग अलग पहचान सकते हैं कि यह लकड़ी का बुरादा है और यह पानी है। इस तरह के जो मिश्रण होते हैं जिनमें दोनों घटकों को जिनसे मिलकर वह बना हुआ है उन्हें अलग अलग हम पहचान सकते हैं, तो इस तरह के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो समांगी एक तरह के जैसे जिसमें घटक पहचाने ना जा सकें दोनों अलग अलग, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसमें दोनों घटक अलग अलग पहचाने जा सकते हैं उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यह तो समांगी और विषमांगी मिश्रण होता है। कुछ ऐसे मिश्रण भी होते हैं कि अगर उन्हें हम कुछ देर तक रख देते हैं, घटक तो अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं, अलग अलग घटक नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें एक जगह कुछ देर तक स्थिर रख देते हैं तो उनमें कुछ देर बाद नीचे कुछ कण बैठ जाते हैं। यह भी जो मिश्रण होता है वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। हमारा अगला जो टॉपिक है वह है कि विलयन क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण है उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे नींबू जल, सोडा जल, ये सभी विलयन के उदाहरण हैं। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, या इसकी एक साधारण सी परिभाषा है जिसे हमें याद रखना जरूरी है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे नींबू जल, सोडा जल, ये सभी विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम विलयन को एक ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हुए होते हैं। लेकिन प्रकृति में ठोस का ठोस पदार्थ में भी विलयन हो सकता है, ठोस का द्रव में भी विलयन हो सकता है, या ठोस का गैसीय पदार्थों में भी विलयन हो सकता है। तो कहने का मतलब किसी भी पदार्थ का विलयन किसी भी दूसरे पदार्थ में हो सकता है। विलयन के कणों में जो समांगिकता होती है उसी से उसकी पहचान होती है कि उसके विलयन के सभी कण एक समान होते हैं, चाहे ठोस का ठोस में होता है, चाहे ठोस का द्रव में होता है, या गैस का गैस में, या गैस का द्रव में। कहीं भी विलयन अगर बना हुआ है तो उसके कणों में हमें हमेशा समांगिकता दिखाई देती है। जैसे नींबू जल का जो स्वाद है वह सदैव समान रहता है। चीनी का जो शरबत बनता है उसका भी स्वाद समान हमें दिखाई देता है। सभी चीनी के कण जो है वह समान रूप से वितरित होते हैं पूरे विलयन में। मिश्र धातुएं, यह भी एक तरह से विलयन ही होता है। यह भी आप जान लीजिए कि मिश्र धातुएं क्या होती हैं। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो हम यह मान सकते हैं कि दोनों तरह के घटक जिस भी मिश्रण में दिखाई पड़ते हैं वह समांगी मिश्रण कहलाता है। और अगर जो उसको बनाने वाले घटक हैं उनके गुण अलग अलग दिखाई न पड़े तो वह शुद्ध पदार्थ है। कोई भी विलयन दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है। एक भाग को कहते हैं विलायक और दूसरा भाग होता है विलेय। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाता है, और दूसरा घटक जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय घटक कहते हैं। हमेशा विलायक घटक विलेय घटक को अपने में मिलाए रखता है। जैसे चीनी और जल का विलयन जब हम घोलते हैं जिसमें एक तरल में ठोस का विलयन है, इसमें चीनी विलेय होता है और जल विलायक होता है। इसी तरह अनेक उदाहरण और भी है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसमें टिंचर आयोडीन को नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय होता है और एल्कोहल विलायक होता है।
शीत पेय जो पीते हैं हम, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस विलेय के रूप में होती है और जल विलायक के रूप में होता है। इसी तरह वायु भी अनेक गैसों का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण माना जाता है। विलयन के जो मुख्य गुण होते हैं, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, यह आपको याद रखना जरूरी है, इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन हमेशा अस्थायी होता है। यह विलयन के महत्वपूर्ण गुण हैं जिन्हें आपको याद रखना है, और यह आपकी एग्जाम दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है? सामान्य रूप से समझ लें कि जैसे 1 लीटर पानी है, उसमें आप 100 ग्राम चीनी घोलते हैं, तो चीनी की मात्रा पानी की मात्रा की अपेक्षा कम है। वहीं दूसरा विलयन शरबत बनाते हैं जिसमें हम 1 पाव चीनी घोल देते हैं, 250 ग्राम चीनी घोल देते हैं, तो पहले वाले विलयन की अपेक्षा से दूसरे वाले विलयन में जल की अपेक्षा चीनी की मात्रा दूसरे वाले विलयन में पहले वाले विलयन की अपेक्षा अधिक है। या हम कह सकते हैं कि दूसरा वाला विलयन जिसमें 250 ग्राम चीनी घोली गई है और जिसमें 100 ग्राम चीनी घोली गई है, जिसमें 250 ग्राम घोली गई है, उसमें वह ज़्यादा गाढ़ा विलयन है। तो जो गाढ़ा विलयन होता है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं, और जो उसकी अपेक्षा कम गाढ़ा होता है उसे हम तन विलयन कहते हैं। इसको आपकी किताब में क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। विलेय इसी गाढ़ेपन सांद्रता के आधार पर विलयन भी 2 तरह के हो सकते हैं। एक कहलाता है संतृप्त विलयन, दूसरा कहलाता है असंतृप्त विलयन। क्या होता है? हम जानते हैं कि विलयन में 2 तरह के घटक होते हैं, एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। तो संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, इसे एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझें। और यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। कोई चीनी का घोल आप बनाते हैं, उसमें चीनी की मात्रा घोलिए जितना घोल सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि चीनी का शरबत इतना गाढ़ा हो जाएगा कि फिर उसमें और चीनी डालने पर वो घुलेगी नहीं, जब तक कि हम उसका ताप नहीं बढ़ाते हैं। तो एक निश्चित ताप पर किसी भी विलायक के विलेय को जो घोलने की क्षमता होती है वह उस विलायक की संतृप्तता कही जाती है। अगर जितना उसमें किसी भी निश्चित ताप पर विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो कि किसी विलायक में घोली जा सके, उस विलयन को संतृप्त विलयन कहा जा सकता है। संतृप्त विलयन का मतलब कि उसमें अब और अधिक विलेय की मात्रा हम घोल नहीं सकते हैं, तो उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। और अगर वह विलयन संतृप्त नहीं है तो ऐसे विलयन को हमेशा असंतृप्त विलयन कहा जाता है। इसके लिए काफ़ी उदाहरण भी दिए गए हैं और 2 सूत्र भी दिए गए हैं, इन्हें भी याद रखें। इससे आपके एक क्वेश्चन जो हैं वह भी आसानी से हल होते हैं। हमारा अगला टॉपिक है निलंबन। निलंबन क्या होता है? हमने विलयन देखा, निलंबन उसी से कुछ अधिक बड़े कणों वाला विलयन होता है, मिश्रण होता है। इसमें इसके क्या गुण होते हैं यह जान लीजिए। निलंबन के यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। हमने विलयन देखा था समांगी मिश्रण होता है, लेकिन निलंबन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें कण आँखों से देखे जा सकते हैं,
यह निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे हम उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। तो निलंबन के गुण याद रखें, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्या क्या गुण होते हैं और इसकी विलयन के गुणों से तुलना करें। कोलाइड विलयन क्या होता है यह जान लीजिए। कोलाइड विलयन कुछ ऐसे होते हैं जिस विलयन में विलेय के कणों का आकार निलंबन के कणों के आकार की अपेक्षा छोटा होता है, लेकिन विलयन में जो विलेय पाए जाते हैं उसके कणों के आकार की अपेक्षा बड़ा होता है। कहने का मतलब यह कोलाइडल जो होता है, कोलाइड विलयन या विलयन और निलंबन के बीच मध्यवर्ती आकार के जो कण होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ मिश्रण होता है। क्या गुण होते हैं कोलाइडल के, यह जान लें। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि पृथक आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण द्वारा इन्हें पृथक किया जा सकता है। तो यह निलंबन के कणों का, कोलाइडल के कणों का मुख्य गुण है। कोलाइडल विलयन परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलेय पदार्थ की तरह विलेय घटक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, विलायक घटक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, और जो विलेय घटक होता है कोलाइडल विलयन में उसे परिक्षिप्त प्रवस्था के नाम से जाना जाता है। या कई तरीके से हो सकता है। तो इसमें जानना मुख्य रूप से यही है, इस स्लाइड में या जो दिया गया है कोलाइड्स के कुछ सामान्य उदाहरण, यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर याद रखें कि किस तरह के जो है तो कौन सी प्रक्षिप्त प्रवस्था होती है किस प्रकार के कोलाइड में, और कौन सा परिक्षेपण माध्यम होता है। यह काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ज़रूर याद रखें आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम यह देखते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है यह भी जानना जरूरी है आपके लिए। टिंडल प्रभाव, जब इसकी खोज एक टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी। जब एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। क्या होता है, यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। ऐसे ही जब एक घने जंगल में हम पेड़ों से आच्छादित घने जंगल में जब जाते हैं तो वहाँ जब जो सूर्य की किरणें गुजरती हैं वहाँ पर भी हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। जंगल में कोहरे के कारण छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइड के कणों के समान व्यवहार करते हैं, वहाँ भी हमें टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का मतलब जब अंधेरे कमरे में होते हैं तो वहाँ से एक जब पतले छिद्र से प्रकाश आता रहता है तो उसमें अनेक कण हमें घूमते हुए छोटे छोटे दिखाई देते हैं। यह प्रभाव ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो बच्चों, यह थी आज की क्लास, और आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमसे बेहिचक कमेंट करके, फ़ोन करके उसको क्लियर पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।